डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का कुछ टॉपिक जो है वो बीएड से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे टॉपिक जो है इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, लेकिन सेकंड ईयर के बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जो सेकंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये दोनों चैप्टर को हम लोग बारी बारी से अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका आगे में एग्ज़ाम है। जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 1-2 मंथ के अंदर ही, तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट एंड जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे चैप्टर जो है आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट है सेकंड ईयर के, जो किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट ईयर में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन लगभग यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का ये टॉपिक है, नॉलेज एंड करिकुलम एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट्स, जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं इन सारे के अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7667493708 पे। ये उन स्टूडेंट के लिए है ये नोट्स जो स्टूडेंट साल भर में या फिर अपने तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो वो लास्ट टाइम में इन नोट्स के माध्यम से पढ़ लें। नहीं तो इसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी पूरे ईयर में करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेटर है, उसी को कीजिए। नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम पास किया जा सकता है, आप सोच को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो पहला रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, पूरा साल अच्छे से पढ़ें। लेकिन हाँ, जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट स्लाइड जो देख रहे हैं आप, एक पहला टेलीग्राम का है और दूसरा व्हाट्सएप चैनल का है। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस पे आपको ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ मिलेंगे, और जितने बीएड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, उन सारे यूनिवर्सिटी के आपका सिलेबस या फिर नोट्स जो है, सब्जेक्ट जो है, पीडीएफ जो है, वो सारे नोट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। वो हैंड रिटन्स नहीं होंगे, लेकिन वो सारे अच्छे से पीडीएफ होंगे जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो है ये व्हाट्सएप चैनल, इसको आप ज्वाइन करते हैं तो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कुछ वीडियो जो ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। थर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सभी सब्जेक्टों का। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का ये कुछ टॉपिक दिया गया है, चैप्टर दिया गया है। आप देख सकते हैं इनमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने रिकॉर्ड कर लिया है जो आगे आने वाले समय में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है नॉलेज एंड करिकुलम का है, जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रीडरिक फ्रूबेल। फ्रीडरिक फ्रूबेल जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा जगत में फ्रूबेल का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की पौधे की तुलना करके फ्रूबेल स्व विकास की बात की है। इससे पहले जो भी मैंने शिक्षाविद का बात किया वो भारतीय थे, ये पहला जो जर्मनी के थे, इसलिए मैंने इसका ऐड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये फ्रीडरिक फ्रूबेल जो थे, इनके अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, क्या ये पहला था, और नई शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। उन्होंने आत्मक्रिया, स्वतंत्रता, सामाजिकता तथा खेल के माध्यम से स्कूलों की निरसता को समाप्त किया। संसार में फ्रूबेल ही पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अल्पवयी बालकों की शिक्षा के लिए एक व्यवहारिक योजना का प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षकों के लिए कहा कि वे बालक के आंतरिक व्यक्तियों के आंतरिक शक्तियों के विकास में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, बल्कि प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए बालकों को पूरी स्वतंत्रता दें। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए फ्रूबेल को हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, फ्रूबेल को इसीलिए मैंने याद किया, पहला शिक्षा शास्त्री फ्रूबेल महोदय थे जो कि सबसे पहले बालकों के विकास के बारे में बताया कि बालकों का विकास किस प्रकार होना चाहिए, बालकों को शिक्षा किस तरह दिया जाना चाहिए। इसीलिए फ्रूबेल से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि जर्मनी के हैं,
इसी ने सबसे पहला बच्चों के विकास के बारे में बताया था, जो कि हम लोग आगे के फैक्टों के माध्यम से समझेंगे। और सभी का समान है, ये भी वही बताएंगे कि बच्चे क्रिया करके सीखें, बच्चे वाद विवाद के माध्यम से सीखें, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, तो वो सभी लोगों का समान। तो मैंने पहले भी बोला है आप लोगों से कि अगर आप एक शिक्षाविद के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सभी को अच्छे से आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल का जन्म जो है 21 अप्रैल 1782 में दक्षिणी जर्मनी के एक गांव में हुआ था। जब वह 9 महीने का था तो उसकी माता का देहांत हो गया। कुछ समय फ्रोबेल ने अपने मामा के साथ बिताया। इस दौरान उसे स्कूल जाने का अवसर मिला, परंतु शिक्षा में उनकी प्रगति असंतोष रही। 17 वर्ष की आयु में फ्रोबेल ने जेना विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, परंतु निर्धनता के कारण वह शिक्षा पूरी नहीं कर पाया। फ्रोबेल के जीवन के सर्वाधिक रचनात्मक काल की शुरुआत 1817 में हुई, जब उसने अपने भतीजे तथा अन्य लड़के को लेकर किल्हाऊ में एक विद्यालय की स्थापना की। किल्हाऊ में ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन की रचना की। एजुकेशन ऑफ मैन की रचना की। उसके उपरांत स्विट्जरलैंड में फ्रोबेल ने कई संस्थाओं की संचालन किया। अब फ्रोबेल पूर्व विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु व्यवहारिक कार्य करना चाहते थे। इसका उद्देश्य 1837 में जर्मनी के ब्लैंकबर्ग नामक गांव में प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना की। इसके उपरांत फ्रोबेल जीवन पर्यंत किंडरगार्टन के आंदोलन से आगे बढ़ने में लगा रहा। अंततः 1852 में इस महान शिक्षा शास्त्री की मृत्यु हो गई। ये इनकी कुछ बैकग्राउंड, इनकी लाइफ हिस्ट्री थी, थोड़ा सा मैंने बता दिया। ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ों को आप इतना विस्तार में डिस्क्राइब करें, नॉर्मली आप इतना लिख सकते हैं कि फ्रोबेल का जीवन जो है सर्वाधिक रचनात्मक काल की शुरुआत जो 1817 में हुई, और इस तरह से इसने किल्हाऊ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। बस इस तरह से आप कुछ फैक्ट को लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरी चीज़ों को आप विस्तार में, मैं आप लोगों को बता दिया ताकि आपके नॉलेज के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सके। तो चलिए, इनका जो शिक्षा दर्शन है ये इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्किप नहीं कर सकते, इसको समझना जरूरी है। इनका जो एम ऑफ एजुकेशन था फ्रोबेल महोदय जी का, ये बच्चे का चाहते थे सर्वांगीण विकास हो सके। फ्रोबेल बालक का सभी दिशाओं में विकास करना चाहते थे। फ्रोबेल ने कहा कि जीवन के विकास के लिए एक व्यक्ति का उस समय सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह आध्यात्मिक क्रियाओं द्वारा अस्तित्व को ज्ञान नहीं ले लेता। तो फ्रोबेल मानते हैं कि बालक का जो विकास है वो आध्यात्मिक क्रियाओं द्वारा भी होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा कहना है इनका कि बालक का आंतरिक शक्तियों का विकास जरूरी है। फ्रोबेल महोदय जी का मानना है कि शिक्षा के उद्देश्यों से बालक का आंतरिक शक्तियों के विकास से ही सर्वांगीण विकास संभव है। समायोजन शिक्षा के उद्देश्य बालक के विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करता है, किसी का एडजस्टमेंट का। किंडरगार्टन क्या था, तो किंडरगार्टन के बारे में अगर आप बताते हैं तो फ्रोबेल के दार्शनिक विचारों ने बोलोद्यान शिक्षा पद्धति का जन्म दिया। इस शिक्षा पद्धति में बालकों को ध्यान में शिक्षा दी जाती थी। बालकों को उद्यान मतलब बगीचों में शिक्षा, वही मैंने बताया था। सभी शिक्षाविदों का एक ही प्रकार है, अपने अपने लैंग्वेज में लिख दिया है, आप भी जाइए अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दीजिए। कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें निम्नलिखित आधार पर कार्य किया जाता है। ठीक है, किंडरगार्टन समझ गया आपने कि वह एक ऐसा जगह था जहाँ पे उद्यान में जाके बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहला जो है किंडरगार्टन का आत्मक्रिया, इस क्रिया में आत्मबोध का उद्देश्य प्रमुख रहता है। गीत, गति तथा रचना के माध्यम से बालक स्वयं क्रिया में लिप्त रहता है। ठीक है, दूसरा है रचनात्मक। किंडरगार्टन रचनात्मक की प्रकृति को करके सीखने द्वारा प्रोत्साहन को महत्व दिया जाता है। सामाजिक सहयोग, फ्रोबेल ने सामाजिक की अपेक्षा नहीं की है। ठीक है, उसने सामाजिक सहयोग पर अधिक जोर दिया गया है। वही बात, तुमको समाज में रहकर बच्चे अगर सीखते हैं तो ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, अब विद्यालय किस तरह होना चाहिए, इसमें फ्रोबेल महोदय जी का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी व अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है जिनके मध्य में वह रहता है। इससे स्कूल, घर, भातृत्व मतलब भाईचारा तथा समाज इत्यादि के महत्व को सहज समझा जा सकता है। हम दूसरों से प्रभावित होकर धर्म करते हैं।
धर्म सीखते हैं, धर्म ग्रहण करते हैं। व्यक्ति तथा जाति मिलकर एक जीवित समाज को जन्म देते हैं। फ्रोवेल घर, स्कूल तथा अन्य संस्थाओं को उच्च प्रकार की इकाइयाँ मानता है। स्कूल वह स्थान है जहाँ बालक यह सीखता है कि वह शेष समाज में किस प्रकार से संबंधित है। इस प्रकार स्कूल व्यक्ति और समाज की प्रगति का एक साधन है। फंक्शन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या कार्य होना चाहिए, वो फ्रोवेल महोदय के अनुसार शिक्षा को बालक के विकास की सीढ़ी मानता है। यही उसे उच्च स्तर पर ले जाता है और समाज को एक उपयोगी व्यक्ति बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही उसे इस बात का बोध होता है कि वह प्रकृति का एक अंग है। इसी के द्वारा उसे अपने अद्भुत अस्तित्व का ज्ञान होता है और वह मानव समाज में अपना उचित स्थान ढूंढने लगता है। सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपना पूर्ण कर्तव्य करने की महत्वाकांक्षा उसके अंदर की शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ठीक है, शिक्षा इस प्रकार फ्रोवेल महोदय का कहना है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के समय, बाल्यावस्था खेल के लिए है, बच्चों के लिए। अगर बाल्यावस्था में जब बच्चे हैं तो फ्रोवेल कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो खेल के लिए है, ना कि काम के लिए। फ्रोवेल कहते हैं कि खेल बाल विकास अर्थात इस आयु में मानव विकास का उच्चतम स्थिति है, क्योंकि यह आत्मा का स्वाभाविक व्यक्तिकरण, अभिव्यक्तिकरण एवं आंतरिक आवश्यकताओं व भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है। इस आयु में मनुष्य का यह शुद्धतम व आध्यात्मिक क्रिया मानी जाती है। अतः इस प्रकार हर्ष, आनंद, स्वच्छता, संतोष, सुख और संसार शांति प्राप्त होती है। इससे बच्चे अच्छे से आनंद रहते हैं, सुख रहते हैं। ठीक है, शांति प्राप्त होती है संसार में। वस्तुतः इसके द्वारा ही सभी वस्तुओं की कुंजी हाथ लग जाती है, जो कि अच्छी है। फ्रोवेल महोदय जर्मनी थे, इसीलिए इनकी लैंग्वेज जो है थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। सीधा एक फैक्ट आप याद रखेंगे, बाल्यावस्था खेल का समय होता है। अब खेल का समय बच्चे का होता है तो आप लिखिए इसमें अपने शब्दों में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें खेल के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें फिजिकल खेल, जो आज के बच्चों के द्वारा बहुत ही गलत किया जा रहा है, अपने माता पिता के द्वारा बच्चे को मोबाइल दिया जा रहा है, मोबाइल के माध्यम से खिलवाया जा रहा है, वो जो कि गलत है। बच्चों को फिजिकल खेल जो होता है, फील्ड में, मैदान में जो खेलते हैं, वहाँ बच्चों को खेलना चाहिए। खेल खेल में कुछ सिखाने की आवश्यकता होती है कि बच्चों को सिखाया जाए किस तरह से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। शिक्षण विधियों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो संगीत, हाव भाव और रचना। फ्रोवेल के मतानुसार बालक संगीत, हाव भाव तथा वस्तुओं के निर्माण द्वारा अपने विचारों तथा भावनाओं को प्रकट करता है। इसी विश्वास के आधार पर उसने सिफारिश की है कि बालक को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वह संगीत, हाव भाव तथा रचना के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। यह फ्रोवेल की अद्वितीय विधि थी। उसने बताया कि इतिहास के शिक्षण अभिनय तथा संगीत द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास उसके समक्ष ठोस उदाहरण में रख कर करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण की क्या भूमिका होना चाहिए। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक निष्क्रिय व्यक्ति नहीं बना रहता है। इस पद्धति में उसका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं रहता है। जब बच्चे को उपहार दिए जाते हैं तो शिक्षक का कार्य है कि उन्हें विभिन्न उद्यमों को बताएं कि बच्चे को किस तरह से उद्यम करना चाहिए, किस तरह से सीखना चाहिए, किस तरह से बच्चों को सक्रिय माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, इंटेलेक्चुअल माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से। और इस तरह से फ्रोवेल महोदय ने बच्चे के विकास के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया, जो कि सबसे पहला था। अब फ्रोवेल का शिक्षा दर्शन में क्या मूल्यांकन रहा है, उनके बारे में अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो देखेंगे कि फ्रोवेल ने शिक्षा इतिहास में शैशव की दिशा प्रमुखता से दी है। शैशव की फ्रोवेल के विचार तथा क्रियाओं का मूल्यांकन इस प्रकार से कर सकते हैं, जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, फ्रोवेल ने नर्सरी शिक्षा पर जोर दिया है। वह नर्सरी शिक्षा में बालोद्यान को प्रमुखता देते हैं। इससे बालकों की रुचि को स्वाभाविक विकास होता है। नर्सरी में बच्चे होते हैं तो बच्चे को पढ़ाया जाने लगता है, लेकिन बच्चों को बताया जाना चाहिए कि किस तरह से पौधे के साथ तालमेल स्थापित करने के बाद किस तरह से बच्चे का विकास हो पाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम बच्चे में स्वयं क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। ये तो हर शिक्षाविद का कहना है और मैं भी मानता हूँ कि बच्चे को सिखाने का सर्वोत्तम विधि है स्वयं की क्रिया, मतलब क्रिया करके काम करना। बच्चे को अगर करके सिखाते हैं तो उतना नहीं सीखेंगे, बच्चे खुद से करके अगर करते हैं तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो क्रिया द्वारा बच्चे पर इस पर भी बल दिया गया है। इससे बालक में आत्मविश्वास बढ़ता है। थर्ड में पॉइंट में बताया गया कि फ्रोवेल ने कला तथा उद्योग के द्वारा शिक्षण पर बल दिया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में सामाजिक सहयोग
को शिक्षण में स्थान देकर समाजशास्त्री पहलू की भी रक्षा फ्रोवेल ने की है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण फ्रोवेल ने पर्याप्त बल दिया है। 6 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि शिक्षा में खेल को स्थान देकर शारीरिक विकास, सामाजिक गुणों का विकास का मार्ग प्रशस्त किया है फ्रोवेल महोदय ने। फ्रोवेल महोदय का कहना था कि बच्चों को अगर शिक्षा देते हैं तो उसी प्रकार शिक्षा खेल के माध्यम से दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो सके। 7वां पॉइंट कहता है कि बालक का व्यक्तित्व पर भी विशिष्ट बल दिया गया और उसका आदर किया जाए। 8 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है प्राकृतिक अध्ययन को पाठ्यक्रम में स्थान देकर बालक को प्रकृति के अधिक निकट लाया जाना चाहिए। किसका कहना है? तो फ्रोवेल महोदय। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रोवेल ने शिक्षा में जो क्रांतिकारी आदर्श उपस्थित किया है उससे आज की शिशु शिक्षा किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। इस प्रकार से फ्रोवेल महोदय का जो फैक्ट था मैंने पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं इस आशा करता हूं और आशा करता हूं कि अच्छे से समझने के साथ साथ सीखे भी होंगे। कुल मिलाकर मैं आपको कहता हूं कि किसी एक शिक्षाविद के बारे में आप पढ़िए और किसी भी शिक्षाविद का नाम लेकर अच्छे से आप फैक्ट वाइज समझा सकते हैं, क्योंकि सभी शिक्षाविद का लगभग एक ही प्रकार बताया गया है कि बच्चों का विकास किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप 4 शिक्षाविद के बारे में समझ गए होंगे। 4 शिक्षाविद जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों वीडियो को अच्छे से देखिए, लिखिए, बार बार देखिए, समझिए और अच्छे से आप एग्जाम हॉल में लिख के आइए और अपने सोच को बदलिए। मतलब सोच को बदलने का मतलब है कि कल आप अगर शिक्षक बनते हैं तो बच्चों को इस तरह से भी पढ़ाइए और सिखाइए। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इन वीडियोज़ को देखकर कैसा लगा, समझने में आया या किस प्रकार आपको हेल्प हो पा रही है। साथ में वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।